नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल में। और ये है सीपीसी का लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। और कॉज ऑफ एक्शन हमने क्लियरली समझा था कि व्हाट डू वी मीन बाय द कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज़ लीगल राइट एंड द वॉल्यूशन ऑफ द लीगल राइट। क्योंकि अभी हमारा जो लेक्चर है वो सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है बेसिक्स ऑफ सीपीसी से रिलेटेड। बेसिक्स ऑफ सीपीसी, क्योंकि हम कोर सीपीसी स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीज़ जो है उसके नॉर्म्स पूरे पता होने चाहिए। तो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो वन ऑफ द बेसिक चीज़ है। जब तक आपको कॉज ऑफ एक्शन पता नहीं चलेगा, नो डाउट आप ट्रायल के अंदर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने पूरी जो जो चीज़ें इसके अंदर देखी हैं सीपीसी के अंदर, वो हमने जर्नी ऑफ सिविल सूट देखा, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट राइट्स देखे, कॉज ऑफ एक्शन हमने देखा। और अब कॉज ऑफ एक्शन के साथ हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है वो है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। देखिए, कभी भी एक सिविल सूट लगता है, कभी भी अगर एक सिविल सूट लगेगा तो मान लीजिए कि ए ने सिविल सूट फाइल किया एक्स के खिलाफ, और जो उसने रिलीफ मांगा कोर्ट से वो ये मांगा कि सब रिकवरी ऑफ मनी का उसने सूट फाइल किया कि मैंने ए और एक्स के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच हुआ। एक्स ने नो डाउट जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं करी, तो ए ने जो है सिविल सूट फाइल किया एक्स के खिलाफ फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। तो रिकवरी ऑफ मनी का इसने सूट फाइल किया, नो डाउट। बट एक चीज़ आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझना ज़रूरी है कि हर एक सूट के अंदर, कोई भी सूट हो, उस सूट के अंदर एक ना एक सब्जेक्ट मैटर ज़रूर होगा। ऐसा कोई सूट नहीं हो सकता जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर ना हो। सब्जेक्ट मैटर होता क्या है? देखिए, सब्जेक्ट मैटर होता है वो बेसिस जिस चीज़ के ऊपर विवाद चल रहा है। बेसिस जो डिस्प्यूटेड वाली चीज़ हम बात कर रहे हैं, जो डिस्प्यूटेड है, जिस चीज़ के लिए आपने सूट फाइल किया है, द डिस्प्यूटेड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम केसेस में अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्यूटेड चीज़ क्या रहती है? प्रॉपर्टी रहती है। तो ज़्यादातर जो सूट फाइल होते हैं वो किसके होते हैं? प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल होते हैं। भाई कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी हथिया ली, कब्जा कर लिया, दे नहीं रहा। इसी से रिलेटेड मैक्सिमम जो लिटिगेशन हमारे भारत में चल रही है वो क्या चल रही है? वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट्स चल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट चल रहे हैं तो भाई सब्जेक्ट मैटर क्या होगा उस सूट का? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट विल बी प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। बट जनरली हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर सूट हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही चल रहे हैं, ये हमें मालूम है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर होगा हर एक सूट के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर होगा जिसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्प्यूट चल रहा होगा। मैक्सिमम केसेस में अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट मैटर जो होते हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर होते हैं, और प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्जेक्ट मैटर की रहती है। अब ये भी हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स भी रहें। भाई, राइट्स के संबंध में भी कोई सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। बट भाई, सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स के लिए आपने सूट फाइल किया है, हो सकता है आपका सूट जो है राइट टू पोजेशन के लिए फाइल आपने किया हो, राइट टू पोजेशन के लिए आपने सूट फाइल किया हो, या ये हो सकता है कि राइट टू एन्जॉयमेंट के लिए सूट फाइल किया हो। राइट टू एन्जॉयमेंट के लिए आपने सूट फाइल किया हो, ये भी हो सकता है। राइट टू पार्टीशन के लिए आपने सूट फाइल किया हो। पार्टीशन का केस क्या होगा? जैसे मान लीजिए डॉटर है, आपको मालूम है 2005 के जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट है सेक्शन 6 के अंदर, उसके हिसाब से डॉटर्स के पास भी इक्वल राइट्स रहेगा जितना कि सन होगा। भाई,
इफ द सन इज हैविंग द हाफ शेयर इन द प्रॉपर्टी, तो अगर डॉटर है तो उसको भी हाफ शेयर मिलेगा। तो डी ने जो है सूट फाइल कर दिया फादर के खिलाफ और सन के खिलाफ कि साहब मुझे जो है इक्वल शेयर दीजिए प्रॉपर्टी के अंदर। तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? प्रॉपर्टी रहेगा, बट उससे रिलेटेड राइट टू पार्टीशन के लिए भी आप सूट फाइल करेंगे। तो या तो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी रहेगा या डायरेक्टली सब्जेक्ट मैटर रहेगा कुछ प्रॉपराइटरी एंसिलरी राइट्स रहेंगे, कुछ प्रॉपराइटरी राइट्स रह सकते हैं। प्रॉपराइटरी राइट्स में आप ये मान सकते हैं राइट टू पैसेज, जो ईजमेंट्री राइट्स होते हैं, ईजमेंट्री राइट्स ऑफ ईजमेंट्स कौन सा हो गया? एयर हो गई, वाटर हो गया, वे हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी तभी तो आप अपने जो प्रॉपर्टी है उसको सही से इंजॉयमेंट कर पाओगे। ये कुछ पर्सनल राइट्स से रिलेटेड कुछ राइट्स हो गए, पर्सनल राइट्स से रिलेटेड कुछ आपने सूट फाइल किया, तो वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर विल बी दिस, द पर्सनल राइट्स विल बी द सब्जेक्ट मैटर। राइट ऑफ पैसेज, राइट ऑफ ईजमेंट, ये इसके सब्जेक्ट मैटर होंगे प्रॉपर्टी राइट्स के। उसी तरीके से जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ये रिकवरी ऑफ मनी के लिए, तो व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर? द मनी विल बी द सब्जेक्ट मैटर, मनी विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी ने सूट फाइल किया, मान लीजिए ए ने एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया, और पर्पस क्या है सूट फाइल करने का? कि साहब मुझे मेरा पैसा चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और एक्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख रुपए का, और उसने जो एक्स है, एक्स ने पैसा नहीं दिया, तो ए ने बोला कि भाई सूट फाइल करते हैं और 5 लाख रुपए आप मुझे दीजिए, साथ में जो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी दीजिए, साथ में कुछ और भी अगर पैसा लगा है तो वो भी आप मुझे इसमें इंक्लूड करके दीजिए। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर विल बी दी मनी इन दिस केस, राइट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, पैसा वापस लेने का बात है। तो हर एक सूट के अंदर बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक सूट का एक सब्जेक्ट मैटर होगा, हर एक केस का एक सब्जेक्ट मैटर होगा, जिस चीज़ के ऊपर, जिस बेस के ऊपर आप का डिस्प्यूट क्रिएट होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि इट इज़ अ बेसिस कह सकते हो विच इज़ डिस्प्यूटेड, जो डिस्प्यूटेड है वही चीज़ जो है आप ये कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर आपकी होगी। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर हो गया, इसमें और कुछ पढ़ने के लायक नहीं होता। अब इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें जाना पड़ता है कि मान लीजिए कि ए का सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, या ये हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए प्रॉपर्टी ले लीजिए, ए का जो इस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट के साथ रिलेशन होगा वो रिलेशन ही टाइटल माना जाएगा। टाइटल तो आप लोग समझते हैं ना कि भाई मान लीजिए कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब मैंने सूट फाइल किया, ए ने सूट फाइल किया कोर्ट के अंदर एक्स के खिलाफ कि मुझे सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है चाहिए, बिकॉज वो प्रॉपर्टी मेरी है और मैंने उसको परचेस किया था बाय वे ऑफ सेल डीड। तो सब्जेक्ट मैटर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मैटर विल बी दी प्रॉपर्टी। आपने किस तरीके से परचेस करी वो प्रॉपर्टी किस तरीके से परचेस करी, वो उसका मैटर इन इशू हो जाएगा। और ए का उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेशन जो होगा वही होगा टाइटल ए का। इसके अंदर टाइटल क्या होगा? दैट ही इज हैविंग दी ओनरशिप वाला टाइटल इसके अंदर होगा। सो द लीगल रिलेशनशिप ऑफ अ प्लेंटिफ with the subject matter is known as a title। भाई किस कैपेसिटी में आप सब्जेक्ट मैटर क्लेम कर रहे हो? भाई अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी राह चलता है वो व्यक्ति थोड़ी सूट फाइल कर देगा कि साहब मुझे फलाना प्रॉपर्टी चाहिए। भाई देखने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति है और बोल रहा है कि साहब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये 20 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है, 20 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है, ए बोल रहा है कि साहब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपके बोलने से तो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिल जाएगी। आपको कोर्ट के अंदर नो डाउट आप सूट फाइल करोगे, आप
आपको डिक्लेरेशन के लिए आपने सूट फाइल किया कि साहब मुझे इसका टाइटल होल्डर घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए कि मैं इसका टाइटल होल्डर हूँ, तो आपके पास कुछ ना कुछ बेसिस तो रहना चाहिए ना। किसी कैपेसिटी में ही आप क्लेम कर रहे होगे, या मुंह उठाया आपने और चले गए भैया चलो क्या करें, अपने पास कुछ और काम है नहीं, चलो अपन कोर्ट चलते हैं और सूट फाइल करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, आप किसी लीगल कैपेसिटी में ही क्लेम करोगे। अब जिस लीगल कैपेसिटी के अंदर आप सब्जेक्ट मैटर को क्लेम कर रहे हो, जो आपकी लीगल कैपेसिटी है, जिस लीगल कैपेसिटी में यू आर क्लेमिंग सब्जेक्ट मैटर, क्लेमिंग सब्जेक्ट मैटर, जिस लीगल कैपेसिटी में आप सब्जेक्ट मैटर क्लेम कर रहे हो, वही लीगल कैपेसिटी जो है वो टाइटल मानी जाती है भाई। इन व्हाट लीगल कैपेसिटी द पार्टी इज क्लेमिंग सब्जेक्ट मैटर, सो द अल्टीमेट रिलेशनशिप, the ultimate relationship of the plaintiff with the subject matter is what called a title। और यहाँ पर मान लो कि अगर ए बोलता है कि भाई he is the owner of this particular land because he had purchased this land by way of sale deed, मैंने सेल डीड से खरीदी है, तो किस कैपेसिटी में वो 20 एकड़ ज़मीन खरीद क्लेम कर रहा है, वो कैपेसिटी है ओनरशिप, ओनरशिप कैपेसिटी है, बिकॉज वो ये बोल रहा है कि दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड। सो जिस लीगल कैपेसिटी में आप क्लेम करते हो कोई प्रॉपर्टी को, किसी सब्जेक्ट मैटर को जिस लीगल कैपेसिटी में क्लेम करते हो, दैट लीगल कैपेसिटी इज द टाइटल। योर रिलेशनशिप विथ सब्जेक्ट मैटर दैट इज नोन एज टाइटल, इसी को आप टाइटल बोलते हो। ठीक है, तो ये टाइटल हुआ। अब आपको पता होना चाहिए कि साहब टाइटल क्या है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अंदर जो अभी तक हमने सब चीज़ें पढ़ी, वो सब चीज़ों को हम लोग कंबाइंडली पढ़ेंगे। मान लीजिए एक फैमिली है एफ के 2 बच्चे हैं, FS और FS1, राइट। अब FS1 जो है, FS1 ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है ना, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, या इसको आप बोल दो जॉइंट फैमिली है, प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे, जॉइंट फैमिली है। FS1 बोल रहा है कि मुझे सब हिस्सा चाहिए, पार्टीशन चाहिए इन दी फैमिली प्रॉपर्टी, मुझे फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर पार्टीशन चाहिए। ठीक, अब FS1 ने जो है सूट फाइल कर दिया कोर्ट में अपने फादर के लिए और अपने दूसरे भाई FS के लिए उसने क्लेम कर दिया। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, मैं प्रश्न पूछते जाऊंगा, आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि क्या इसका सही सवाल या सही इसका जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहला प्रश्न है, नो डाउट ये हमारा एक लीगल चीज़ है कि हमने ये FS1 ने F और FS के ऊपर सूट फाइल कर दिया। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट क्या होगा इसके अंदर। तो आपका जवाब इसके अंदर क्या रहेगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट क्या रहेगा। नो डाउट प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए उसने सूट फाइल किया है, सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट विल बी प्रॉपर्टी इटसेल्फ, प्रॉपर्टी जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल दीजिए, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी बोल दीजिए, वो प्रॉपर्टी होगी। अभी आप लेमन टर्म में इस तरीके से समझिए। दूसरी चीज़, इसके अंदर पार्टीज कौन कौन सी हैं। अभी पार्टीज की मैंने बात नहीं करी है, बट आपको पता होना चाहिए, एक जनरल चीज़ है। पार्टीज कौन सी हैं, 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक है प्लेंटिफ और दूसरा है डेफेंडेंट। डेफेंडेंट्स बोलें क्योंकि 2 डेफेंडेंट्स है, प्लेंटिफ हो गया FS1 जिसने सूट फाइल किया है, और डेफेंडेंट हो गया जिसके खिलाफ सूट फाइल हुआ है। ठीक, तो ये हमारी पार्टीज हो गई। अब इसने रिलीफ क्या क्लेम किया है, रिलीफ आपने क्या क्लेम किया है, वो रिलीफ क्या होगा। आपने रिलीफ क्लेम किया है, साहब मुझे पार्टीशन चाहिए और मेरा शेयर भी आप मुझे बता दो, डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर, क्योंकि जब तक मुझे शेयर मेरे पता नहीं चलेंगे पार्टीशन का कोई एक्चुअल रोल नहीं रहेगा, तो शेयर होना पता ज़रूरी है। ठीक, अब 4th आ रहा है, मैंने आपको अभी टाइटल पढ़ाया था कि टाइटल क्या होगा।
टाइटल मतलब द लीगल कैपेसिटी in which FS1 is claiming the property या सब्जेक्ट मैटर बोल दो, किस लीगल कैपेसिटी में वो सब्जेक्ट मैटर जो प्रॉपर्टी है उसको क्लेम कर रहा है, वही इसका टाइटल हो जाएगा। और इसमें लीगल कैपेसिटी उसकी क्या है, बिकॉज ही इज़ अ जॉइंट ओनर नाउ। अभी क्या है उसकी कैपेसिटी, जॉइंट ओनरशिप है। भाई अभी जब तक पार्टीशन नहीं हुआ तब तक एफएस और एफएस1 क्या है, जॉइंट है। जब तक कि पार्टीशन नहीं हुआ तो सबका, तीनों का बराबर बराबर हिस्सा है ना प्रॉपर्टी में। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सब एफ का हिस्सा जो रहेगा वो एफएस और एफएस1 से ज़्यादा रहेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जॉइंट ओनरशिप है। तो लीगल कैपेसिटी, अभी जिस लीगल कैपेसिटी में वो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है दैट इज द जॉइंट ओनरशिप। ठीक है साहब। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल आता है भाई कॉज ऑफ एक्शन भी बता दीजिए मुझे, कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा। कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, आपको मैंने बताया था लीगल राइट और वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट उसका क्या है, पार्टीशन क्लेम करना लीगल राइट है, और एफ एस और एफ ने डिनाई किया, डिनाइड, तो यहाँ पर उसे कॉज ऑफ एक्शन भी मिल गया। सिक्स्थ पार्ट, मैटर इन इशू क्या होगा। मैटर इन इशू, मैटर इन इशू मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ की वजह से आपके पास टाइटल आपको मिला, भाई अपने टाइटल को आप कैसे प्रूव करोगे। भाई जिस चीज़ की वजह से आप प्रूव करोगे वही मैटर इन इशू होगा। ये हमारी बातें हो चुकी हैं, हम आगे भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है कि मैं इसके ऊपर अब आप बहुत ज़्यादा समय ख़राब करूं। तो मैटर इन इशू क्या होगा भाई, यहाँ पर वो अपने सूट को कैसे प्रूव करेगा। वो बोलेगा कि साहब मैं को पार्टनर हूँ और प्रॉपर्टी क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है मुझे सूट फाइल करने का यहाँ पर हक आता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर हमने ये जाना कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या रहेंगी। थोड़ा सा जस्ट एक रिकैप वाली बात हो जाती है कि कौन सी चीज़ कौन रहेगा। देखिए इस वाली जो क्लास आज हमारी है इसके अंदर मैं मोर और लेस कोशिश ये पूरी कर रहा हूँ कि आपको बेसिक पूरा ख़त्म कर दूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट अवे सेक्शन 9 के ऊपर चालू हो जाएंगे, और यहाँ से फिर हमारा सेक्शन 9 से फिर हमारा कोर सीपीसी पूरा चालू हो जाएगा। सेक्शन 9 जैसे हम गेटवे ऑफ सीपीसी बोलते हैं वहाँ से हम चालू करेंगे, बट उससे पहले ये सब चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं आपको बार बार कॉज ऑफ एक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपसे मैटर इन इशू नहीं पढ़ूंगा। अगर आप मैटर इन इशू अभी नहीं समझ पाएंगे तो ये आप समझ लीजिए जब हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पढ़ेंगे सेक्शन 11 में तब बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैटर इन इशू होता क्या है। तो मैटर इन इशू इस वक्त पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा डाउट सॉल्व करने का। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने पार्टीज़ के रिस्पेक्ट में अभी आपको कुछ नहीं बताया था कि पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो एक बार ज़रा जल्दी से हम पार्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली अगर आप एक सूट फाइल करेंगे, नॉर्मली अगर आप सिविल सूट फाइल करेंगे, कोई भी सूट अगर कोर्ट के अंदर फाइल हो रहा है तो उसके अंदर दो पार्टीज़ रहती हैं। जिस व्यक्ति ने सूट फाइल किया है इसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, हिंदी में हम इसको वादी बोलते हैं, और जिसके खिलाफ सूट फाइल किया है ऑपोजिट पार्टी उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। उसी तरीके ये एक सिविल सूट की बात है, राइट, ये सूट की बात हमने करी। अच्छा, अब मान लीजिए आपने कोई पिटिशन फाइल करी है कोर्ट के अंदर। पिटिशन अगर फाइल हुई है तो वहाँ पर फिर हम किसको क्या क्या बोलेंगे, तो जिसने पिटिशन फाइल करी है दैट विल बी नोन एज पिटिशनर, दैट विल बी नोन एज पिटिशनर, और जिसके खिलाफ सूट मतलब पिटिशन फाइल करी है दैट इज नोन एज रेस्पोंडेंट, दैट इज नोन एज रेस्पोंडेंट। उसी तरीके से अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है तो उसके अंदर जिसने फाइल करी है
दैट इज़ नोन एज एप्लीकांट, और जिसके खिलाफ फाइल करी है दैट इज़ अगेन नोन एज रेस्पोंडेंट। इसको आप रेस्पोंडेंट बोलते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि अब जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए ने एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेंटिफ हो और एक ही डिफेंडेंट हो। भाई, ए विल बी नोन एज द प्लेंटिफ, ठीक है, और एक्स इज़ नोन एज द डिफेंडेंट, एक्स डिफेंडेंट होगा। बट ज़रूरी नहीं कि हर केस में जो है सिंगल प्लेंटिफ और सिंगल डिफेंडेंट हो। कभी कभी ये हो सकता है ए, बी और सी ने मिलकर एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ए ने एक्स, वाई, जेड के खिलाफ सूट फाइल किया हो। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ए, बी, सी ने मिलकर एक्स, वाई और जेड के खिलाफ सूट फाइल किया हो। बिल्कुल, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर मान लो जैसे फर्स्ट वाली सिंगल पॉसिबिलिटी की बात करें, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे बट सिंगल डिफेंडेंट था, तो यहाँ पर क्या होगा, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ हुआ, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ हुआ, प्लेंटिफ्स बोल दीजिए आप मोरलेस। अब यहाँ पर सिंगल प्लेंटिफ था, सिंगल प्लेंटिफ था बट डिफेंडेंट्स ज़्यादा थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, जॉइंडर ऑफ, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स हुआ, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स थे। बट इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ भी है, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ भी है, प्लेंटिफ्स, और जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स भी है, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स भी है। और ये जो पूरा जॉइंडर का कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 1 सीपीसी के अंदर दिया हुआ है। पढ़ेंगे हम आगे इसको बहुत डिटेल में। तो इस तरीके से जो है पार्टीज होती हैं। बट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है परफॉर्मा डिफेंडेंट साहब। उस कॉन्सेप्ट का नाम है परफॉर्मा डिफेंडेंट, परफॉर्मा डिफेंडेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये क्या भला है, परफॉर्मा डिफेंडेंट। प्लेंटिफ समझ में आया, डिफेंडेंट समझ में आया, एप्लीकांट समझ में आया, रेस्पोंडेंट समझ में आ गया, पिटिशनर समझ में आ गया, रेस्पोंडेंट समझ में आ गया, बट ये परफॉर्मा डिफेंडेंट क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब सूट फाइल करता है प्लेंटिफ, अब मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है, आपको मैं रियल एक एग्जांपल देता हूँ बहुत, और ये रियल एग्जांपल मैंने मतलब जो एक कोर्ट का जो कोई केस है उसका ही मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, वही मैं आपको बताता हूँ। ये एक ज़मीन है, ठीक है। अब ये जो ज़मीन है, मान लो कि एफ के 3 बच्चे थे, एक्स, वाई और जेड, ठीक। एक्स जो था भाई था, मतलब ब्रदर था, ब्रदर था। वाई जो थी वो डॉटर थी, जेड भी जो थी वो डॉटर थी, मतलब 2 लड़कियां 1 लड़का। ये परिवार था एफ का। अब एफ की जब डेथ हो गई, एफ की डेथ हो गई, मान लीजिए 2023 में एफ की डेथ हो गई। अब डेथ के बाद क्या हुआ, ये जो पूरी प्रॉपर्टी थी 20 एकड़ की जो पूरी प्रॉपर्टी थी, ये साहब भाई ने ले ली। एक्स बोल रहा है कि साहब अब मैं इसका ओनर बन चुका हूँ, ओनरशिप मेरे अंदर आ गई है आफ्टर द डेथ ऑफ एफ। ठीक है साहब, एक्स ने जो है पूरा इस पे एक छत्र कब्जा कर लिया पूरा। बट वाई और जेड जो थे, वाई और जेड जो थे, उसमें से वाई ने बोला कि ठीक है यार, मेरा भाई है, कोई समस्या नहीं है, मतलब वो खेती करे या मैं खेती करूं, या वो ज़मीन पे रहे मैं ज़मीन पे रहूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई इंपॉर्टेंट है, ज़मीन इंपॉर्टेंट नहीं, भाई मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं कि साहब लड़कियों का भी हक होता है पिता की संपत्ति में, मुझे मतलब नहीं साहब, मुझे नहीं करना, मुझे मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। बट जो जेड थी, जो जेड थी वो साहब एलएलबी कर चुकी थी,
उसको जो है हिंदू फैमिली लॉ का पूरा ज्ञान था, हिंदू फैमिली लॉ का पूरा ज्ञान था। उसे सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में भी मालूम था। उसको 2005 का जो अमेंडमेंट था वो भी उसको मालूम था। और उसको ये भी मालूम था कि जब पोस्ट अमेंडमेंट डॉटर्स को इक्वल फुटिंग पे रखा हुआ है, डॉटर्स एंड सन इक्वल फुटिंग पर हैं। और वो इतनी अच्छी पढ़ने वाली थी कि अभी एक लेटेस्ट केस लॉ आया है, शायद 2 साल पहले आया होगा, मुझे साइटेशन याद नहीं बट नाम याद है, विनीता वर्सेस राकेश का। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब गूगल पे ही आप इसको सर्च करेंगे तो विनीता राकेश का आपको केस मिल जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 या 2020 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें लैंडमार्क जजमेंट है भी। और आई थिंक सो दैट ऑनरेबल जस्टिस अरुण गोयल के द्वारा जो है ये जजमेंट दिया गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट बिकॉज मुझे याद नहीं है, मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूँ, जस्ट गो एंड सर्च इट कि विनीता राकेश का। बट हाँ, मुझे ये मालूम है कि दैट विनीता राकेश का जजमेंट है, द पार्टीज आर वेरी मच करेक्ट। और लैंडमार्क जजमेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, इसी पॉइंट पर है कि डॉटर्स विल बी हैविंग द इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर। अब जेड को सब कुछ मालूम था और जेड समझ रही थी कि ये जो एक्स है भैया, ये मेरा भाई बदमाशी चल रहा है। उसको ये जानकारी भनक लग गई थी कि एक्स बदमाशी चल रहा है और हमारा पूरा हिस्सा जो है हड़प लेना चाहता है इस संपत्ति का। तो जेड ने बोला कि साहब मैं तो जो है, और जेड ने समझाने की कोशिश करी कि देखो भाई 20 एकड़ ज़मीन है और 20 डिवाइडेड बाय तुम 3 कर लो, ठीक है। तो 3 6 18 और 2 गए, लगभग कितने बचे, 6 पॉइंट समथिंग जो है, 6 भाई 6 + 6 करेंगे तो 18 होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब आप ये समझ लो 6.5 + 6.5 + 6.5, मतलब ये 13 और 6 लगभग 19.5 हो रहा है। इतना हिस्सा जो है तीनों के शेयर में आना चाहिए, मतलब एक्स वाई और जेड। उसने बोला साहब बराबर बराबर हिस्सा दे दो तो बात ख़त्म हो जाएगी। बट एक्स ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा हिस्सा, क्योंकि मेरे पिताजी के बाद जो है मैं ही सब कुछ देखने वाला हूँ और पिताजी की सेवा चाकरी भी मैंने करी। भाई तुम लोग तो अपनी शादियों के बाद अपने अपने घर चले गए, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, तुम देख लो। तो जेड ने बोला नहीं करोगे तो भैया हम तो तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल कर देंगे। जेड ने एक्स वाई से भी पूछा कि भैया तुम भी सूट फाइल कर दो, देखो तुम भी मेरी बहन हो, या पार्टी बन जाओ। बट वाई बोल रही कि नहीं भाई, मुझे पार्टी नहीं बन रहा, मुझे अपना हक जो है छोड़ना मैं तैयार हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, अपना हक छोड़ने को तैयार है। बट मजबूरी जेड के लिए ये है कि उसको वाई को पार्टी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाई, क्योंकि वाई जो है वो नेसेसरी पार्टी है, वाई इज़ अ नेसेसरी पार्टी। अगर इसको पार्टी नहीं बनाया गया तो सूट के अंदर फॉर्मल डिफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि जब हम ऑर्डर 1 पढ़ेंगे तब ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए यहाँ पर वाई का पार्टी बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वाई पार्टी नहीं बना तो डिक्री यही नहीं मानी जाएगी कि इट इज़ हर्ड एंड फुली डिसाइडेड, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली हर्ड एंड फुली डिसाइडेड वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आ पाएगा। तो अब वाई बोलती है कि साहब मुझे तो सूट फाइल करना नहीं है, ना मैं कोर्ट फीस दूंगी, ना मैं कुछ करूंगी, ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम देख लो। तो जेड को क्या करती है, मतलब कहते हैं मजबूर व्यक्ति मरता क्या ना करता वैली वैली स्थिति है। तो जेड ने बोला भाई मैं एक्स के खिलाफ तो सूट फाइल करूंगी, तुमको भी मैं डिफेंडेंट बना दूंगी। तो जेड ने क्या किया, वाई को भी डिफेंडेंट बना दिया। हालांकि जेड का जो मेन रिलीफ है वो एक्स के साथ है, जो वो रिलीफ क्लेम कर रही है वो एक्स के साथ क्लेम कर रही है, वाई से उसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, नो रिलीफ फ्रॉम वाई, फ्रॉम वाई से उसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। बट मजबूरी में उस वाई को ऐसा पार्टी के तौर पर उसको बनाना पड़ा, एंड दैट इज वाई द वाई इज नोन एज परफॉर्मा डिफेंडेंट। इस वाई को हम बोलेंगे परफॉर्मा डिफेंडेंट। और परफॉर्मा डिफेंडेंट मतलब क्या होता है, जहाँ पर
जहां पर मजबूरी में आपको एक व्यक्ति को डिफेंडेंट के तौर पर इंक्लूड करना पड़ेगा, बट यू आर नॉट क्लेमिंग एनी रिलीफ फ्रॉम दैट डिफेंडेंट। आप ऐसे डिफेंडेंट से कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे डिफेंडेंट को परफॉर्मर डिफेंडेंट बोला जाएगा। दैट डिफेंडेंट इज नोन एज द परफॉर्मर डिफेंडेंट। सिर्फ उसको पार्टी बनाने के लिए, जस्ट टू मेक दी पर्सन अ पार्टी इन दी सूट, आपने उसको प्रोजेक्ट किया ऐसा परफॉर्मर डिफेंडेंट के तौर पर। प्लेंटिफ को उससे कोई क्लेम नहीं चाहिए, वो उसके खिलाफ एक्चुअली सूट फाइल करना भी नहीं चाहते थे, बट मजबूरी के अंदर जो है सूट फाइल करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था। अगर वो सूट फाइल नहीं करते तो सूट जो है फाइनली हर्ड और डिसाइडेड नहीं माना जाता। कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते, कुछ इश्यूज पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हो पाते, क्योंकि हो सकता था वाई को इस सूट से कोई मतलब नहीं है, बट अगर उसको भी कोर्ट सुनेगी तो हो सकता है वाई भी कुछ ना कुछ बताती। नेसेसरी पार्टी थी। तो यहाँ पर क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट यहाँ पर ये करेगा, कोर्ट बोलेगा कि साहब अब वाई परफॉर्मर डिफेंडेंट है, जेड, एक्सक्यूज मी, जेड जो है वाई से कोई रिलीफ नहीं चाह रही है, तो बेस्ट ये है कि इस वाई को ट्रांसपोज कर दो ऐसा प्लेंटिफ के तौर पर। बिल्कुल कोर्ट कर सकती है ये। ऑर्डर 1 रूल 10 का सब रूल 2 सीपीसी है, वहाँ पर कोर्ट इस रूल का इस्तेमाल करके इसको ट्रांसपोज कर देगी। तो परफॉर्मर डिफेंडेंट मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ। आप चाहें तो एक पैराग्राफ भी परफॉर्मर डिफेंडेंट पे लिख सकते हैं, और मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, लिखिए प्लीज़ अगर लिखना चाहें तो आप। परफॉर्मर डिफेंडेंट इज अ डिफेंडेंट, performer defendant is a defendant who has been made a defendant just for the sake of making a party to the suit, and the plaintiff does not have any claim against him. The court ultimately may transpose that party, that means may transpose that performer defendant in the position of a plaintiff. ठीक है। अब परफॉर्मर डिफेंडेंट जो रहता है वो एक्चुअली ऐसा डिफेंडेंट रहता है जिसके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपने ही डिफेंडेंट के साथ आते हैं। देखिए वाई जो है यहाँ पर, वाई का एक्चुअल डिस्प्यूट किसके साथ है? वाई का एक्चुअल डिस्प्यूट एक्स के साथ है, ना कि जेड के साथ। भाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस वाई का एक्चुअल डिस्प्यूट किसके साथ है? इस वाई का एक्चुअल डिस्प्यूट किसके साथ है? एक्स के साथ ही है। एक्स और वाई के बीच में ही डिस्प्यूट है। देखा जाए, वो भले वाई क्लेम नहीं करना चाह रही, वाई अपने क्योंकि उसकी बहन है तो वो सोच रही कि साहब मुझे अपने भाई के खिलाफ सूट फाइल नहीं करना, बट दोनों के बीच में डिस्प्यूट तो है ना। एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट तो है। सो दैट इज व्हाट नोन एज अ परफॉर्मा डिफेंडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। छोटा छोटा चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। दैट इज, एक छोटी सी चीज़ बच गई है, रिलीफ और रेमेडी। रिलीफ और रेमेडी। कि रिलीफ और रेमेडी क्या होती है। देखने से ऐसा लगता है कि दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन होगा जिसमें हम लीगल राइट और वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट की बात करते हैं, तो उस कॉज ऑफ एक्शन के अंदर एक सब्सटेंसिव लॉ आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है। मतलब क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन क्या है? लीगल राइट है और उसका वॉयलेशन, ये कॉज ऑफ एक्शन है। तो कॉज ऑफ एक्शन जब भी वॉयलेट होगा, सब्सटेंसिव लॉ जो है, सब्सटेंसिव लॉ आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करेगा। सब्सटेंसिव लॉ आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करेगा। और जब आप सूट के अंदर, ये तो एक हम सब्सटेंसिव लॉ की बात कर रहे हैं, अब जब आप सिविल सूट फाइल करोगे,
जब आप सिविल सूट फाइल करोगे तो जोन सी रेमेडी, ज़रूरी नहीं कि एक ही रेमेडी हो, जोन सी रेमेडी आपने सूट के अंदर क्लेम करी है, वो रेमेडी बन जाएगी आपकी रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉयलेट होता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडी आपको प्रोवाइड होती है? या तो आप एक सूट फाइल कर सकते हो डैमेजेस के लिए, या आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर सकते हो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, या फिर आप इंजंक्शन के लिए भी सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़, तीनों चीज़ क्या है? दीज आर दी रेमेडी। ये रेमेडीज़ हैं जो सब्सटेंसिव लॉ आपको प्रोवाइड करता है। बट आपने सूट जो फाइल किया वो सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया, प्लस आपने इंजंक्शन के लिए सूट फाइल किया, तो दैट इज़ नोन एज रिलीफ। मतलब आप इसको ये भी क्लेम कर सकते हो कि जब प्रोसीजर लॉ के अंदर वही रेमेडी चेंज कर जाती है अपना नाम, एंड दैट इज़ नोन एज द रिलीफ, जो कि आप पर्टिकुलर केस में क्लेम करते हो। भाई सब्सटेंसिव लॉ तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा रेमेडी प्रोवाइड करे, बट ज़रूरी नहीं है कि जितनी सब्सटेंसिव लॉ रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है उतनी आप एक्चुअल सूट में क्लेम करो। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप मान लो कि तीनों की तीनों क्लेम कर लेते हो, तब भी इस जो चीज़ें आपने, जो रेमेडी आपने सूट के अंदर क्लेम करी है, वही रेमेडी मत बन जाती है आपकी रिलीफ। तो रिलीफ का जो टर्म है, जो रिलीफ टर्म है, वो एक्चुअली सूट से रिलेटेड है। रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो सूट से रिलेटेड है। जब आप प्रोसीजर लॉ में एक्चुअल जब आप सूट फाइल करते हो तो आपने कौन कौन से रिलीफ क्लेम किए हैं, जबकि रेमेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो सब्सटेंसिव लॉ से रिलेटेड है। तो टेक्निकल टर्म्स हैं, रिलीफ जो है वो रेफर करती है सूट के लिए, इट इज़ मोर इन रेफरेंस टू द सूट, जबकि जो रेमेडी शब्द होता है वो मोर इन रेफरेंस टू द सब्सटेंसिव लॉ होता है। So that is the difference between the relief and the remedy. ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचता है दैट इज द मैटर इन इशू। मैटर इन इशू के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि मैटर इन इशू क्या रहता है। मैटर इन इशू, क्योंकि ये मैटर इन इशू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप अपने राइट को, क्योंकि जब आप कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हो, ये मैटर इन इशू मैंने आपको पढ़ाया था जब हम कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे, कि कॉज ऑफ एक्शन बात करता है लीगल राइट और वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट का। अभी ये यहाँ भी हम बात कर रहे थे, ये लीगल राइट और वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट की बात कर रहा है। बट लीगल राइट बोलने से काम नहीं चलेगा भाई, आपको कोर्ट के अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मेरा लीगल राइट मुझे इस तरीके से मिला। आपके पास लीगल राइट है, आपने फॉर एग्जाम्पल एक घर था, एक घर है, और घर के में मान लीजिए कि एक फादर है, फादर और साथ में एफ की वाइफ एम है, और एफ का एक बच्चा है FS1। अब एफ और एम की डेथ के बाद ये पूरा घर किसको मिल जाएगा? FS1 को मिल जाएगा। भाई जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी तो घर किसको मिलेगा? FS1 को घर मिल जाएगा। बट वो घर FS1 को क्यों मिला? भाई अगर मान लीजिए आगे भविष्य में कोई डिस्प्यूट उठता है तो FS1 को प्रूव करना पड़ेगा अपना लीगल राइट, कि साहब क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरी मदर की डेथ हो गई, मैं उनके यहाँ बच्चा था, और मेरे फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस की वजह से, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन है, सक्सेशन की वजह से जो है प्रॉपर्टी मुझे मिली, सक्सेशन। तो वो मैटर इन इशू जो होगा दैट विल बी सक्सेशन, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर्टी मिली। यहाँ मैं इनटेस्टेड सक्सेशन की बात कर रहा हूँ। टेस्टामेंट्री सक्सेशन भी हो सकता है फादर ने जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल से मुझे दी हो, ये भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन होना एक बहुत अलग चीज़ है, और कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करना
प्रूव करना बाय वे ऑफ एविडेंसेस, बाय वे ऑफ एविडेंसेस जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति पोजेशन क्लेम कर रहा है किसी प्रॉपर्टी पे कि साहब इस प्रॉपर्टी पर, इस ज़मीन पर मेरा कब्जा है, तो कोर्ट बोलेगी कि ठीक है, आप बोल रहे हो, आप हमारे सामने आए हो कि साहब इस ज़मीन पर आपका कब्जा है, बट प्रूव करो ना भैया किस तरीके से कब्जा है। आप बोलोगे कि साहब मेरे पास पजेसरी टाइटल है, मेरे एंसेस्टर भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है खेती करते थे, उनके बाद मेरे परदादा आए, परदादा के बाद मेरे दादा आए, दादा के बाद जो है मेरे फादर आए, फादर के बाद अब मैं भी उसी ज़मीन पर कब्जा मतलब खेती कर रहा हूँ। तो अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सब बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, बाय वे ऑफ इंटेस्टेड सक्सेशन ये प्रॉपर्टी मेरे पास आई, डिवॉल्वमेंट हुआ प्रॉपर्टी का। पहले मेरे परदादा थे, परदादा से भी जो उनके ऊपर है आज से 100-150 साल से जो है इस संपत्ति पर हमारा खेती है, पजेसरी टाइटल हमारा इसके ऊपर है क्योंकि हम 100-150 साल से इसके ऊपर खेती कर रहे हैं और इससे 100-150 साल से इस पर हमारा कब्जा है। कैसे प्रूव करोगे आप कोर्ट में? भाई आप जाओगे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जाओगे जो तहसील कार्यालय जिसे हम बोलता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जाओगे वहाँ से आप खसरा की कॉपी लेकर आओगे, खसरा खतौनी जो होते हैं, जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ से आप उसकी कॉपी लेकर आओगे। 100-150 साल की आपने कॉपी निकाली और सब पे जो है उसमें आपके फोर फादर्स का नाम लिखा रहेगा और उसमें रिमार्क कॉलम में लिखा रहेगा कि साहब ये उस वक्त पे खेती कर रहे थे। तो इस तरीके से आपने अपने टाइटल को, आपने अपने लीगल राइट को प्रूव कर दिया कि साहब मेरा कब्जा का अधिकार कैसे आया। भाई एक सिंपल सी बात है, मैं आपको लॉ के अंदर अभी बहुत टेक्निकलिटी में जाने की बात नहीं कह रहा, मैं तो आपसे सिर्फ यह बात बोल रहा हूँ कि भाई कॉमन सेंस लॉ, भाई इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साहब ये चीज़ मुझे चाहिए, तो अदालत कोर्ट ये पूछेगा कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए, आपने क्लेम करी है, आप हमारे पास आपने सूट लगाया, बट आप ये प्रूफ तो करो कि ये अधिकार आपके पास आया कैसे। कॉज ऑफ एक्शन होना एक अलग बात है और कॉज ऑफ एक्शन को एविडेंसेस से प्रूव करना अलग बात है। हो सकता है कोई व्यक्ति बोले कि साहब मैंने गिफ्ट डीड से, मुझे गिफ्ट डीड हुआ है, किसी व्यक्ति ने गिफ्ट के माध्यम से मुझे ये प्रॉपर्टी दी है, तो गिफ्ट डीड जो है गिफ्ट जो रहेगा वो एक इंटेस्टेड वो आपका मैटर इन इशू होगा। कोई बोलेगा साहब मैंने बाय वे ऑफ सेल डीड जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी है। कोई बोलेगा कि साहब मैं लीज पे हूँ, लीज से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है। कोई बोलेगा कि साहब मुझे सक्सेशन से ये प्रॉपर्टी मिली है इसलिए मैं इस पे कब्जे में हूँ। तो कोई भी कारण हो सकता है और उसी कारण को हम मैटर इन इशू बोलते हैं। सो द मैटर इन इशू इन द सूट इज द फैक्ट बिकॉज ऑफ विच द लीगल राइट एग्जिस्ट इन द प्लेंटिफ। लीगल राइट एग्जिस्ट कर रहा है इन प्लेंटिफ और defendant, in plaintiff or defendant। भाई किसी व्यक्ति का लीगल राइट किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, किसी व्यक्ति के अंदर ये लीगल राइट जो एग्जिस्ट करता है, जो प्रोसीजर है जिससे लीगल राइट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज द मैटर इन इशू। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बेसिक्स ऑफ सीपीसी यहाँ पे ख़त्म होता है। हालांकि हम मैटर इन इशू जो है रेस जुडिकेटा जब पढ़ेंगे तो मैटर इन इशू को हम वापस रेस करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जब तक हम मैटर इन इशू नहीं पढ़ सकते तब तक हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मैटर इन इशू को उस वक्त पे तो डिटेल में डिस्कस बाय वे ऑफ एग्जाम्पल्स हमें करना ही पड़ेगा। बट आप अब इक्विप्ड हो गए हैं इस टर्मिनोलॉजी से कि मैटर इन इशू क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, टाइटल क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है और पार्टीज़ क्या होती हैं। तो ये हमारे पूरा जो है बेसिक ऑफ टर्मिनोलॉजी और बेसिक्स ऑफ सीपीसी ख़त्म हुए। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 9 सीपीसी से चालू करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।